नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे यूट्यूब मंच टीसीएच पर आपका स्वागत है। देश में आम चुनाव की बेला अब खत्म हो चुकी है और फैसला जनता ईवीएम में सुना चुकी है। जनता का फैसला 4 तारीख को यानी मंगलवार को सुबह सामने आना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हर बार होता आया है पिछले कई सालों से, एग्जिट पोल के नतीजे मतदान खत्म होने के बाद देश के सामने आ जाते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे 1 जून को 7वें चरण के मतदान के खत्म होने के बाद सामने आए और बहुत चौंकाने वाले नतीजे देश को बताए और दिखाए गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए गठबंधन जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो मोर्चा है, उसे ऐतिहासिक जीत दिखाई जा रही है। और दूसरी तरफ जो इंडिया नाम का गठबंधन है, कांग्रेस की अगुवाई वाला, उसे थोड़ी बहुत बढ़त के साथ निर्धारित संख्या से बहुत पीछे दिखाया जा रहा है। यद्यपि एग्जिट पोल को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वो किस तरह से किया गया, मतदान खत्म होने से पहले ही एग्जिट पोल के नतीजे दिखा दिए गए। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर ये आई है कि जो देश का केंद्रीय चुनाव आयोग है, जिसकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना, उसमें लोगों का भरोसा नहीं बचा है। एक सर्वे एजेंसी ने सर्वे करके बताया है कि सिर्फ 28% लोग निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भरोसा रखते हैं। यानी पूरे देश में से 100 में से सिर्फ 28 लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो चुनाव आयोग है, जिसकी जिम्मेदारी है चुनाव कराना, जिसकी जिम्मेदारी है सभी पार्टियों के राग द्वेष से, हित अहित से दूर रहकर निष्पक्षता से अपने काम को अंजाम देना, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना, उसके ऊपर सिर्फ 28% लोग भरोसा करते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग को लेकर एक दिलचस्प घटनाक्रम यह हुआ है कि 1 जून को चुनाव होने के बाद कल 2 जून को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, जो इस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, निवर्तमान मंत्रिमंडल है अभी, तो वे लोग चुनाव आयोग से मिले और चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने, बड़े बड़े नेताओं ने उसकी भूमिका याद दिलाई है। उसे बताया है कि जो काउंटिंग होने वाली है 4 तारीख को, वोटों की गिनती होगी, उसे वो ठीक तरीके से करे, उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रहे, कोई उपद्रव न हो, और तमाम सारी बातें उन्होंने 4 बिंदु निर्वाचन आयोग को गिनाए हैं। वो हम आपको आगे दिखाएंगे। और कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग को मिलकर उसकी भूमिका याद दिलाई है। यानी एक तरफ तो जनता है जिसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल, इन सब को भी चुनाव आयोग को अपनी भूमिका याद दिलानी पड़ रही है। तो आइए सिलसिलेवार बात करते हैं। आज आप सब जानते हैं 7वें चरण का मतदान हमारे देश के आम चुनाव का, लोकसभा चुनाव का 1 जून को समाप्त हुआ। जो निर्धारित नियम है उसके मुताबिक चुनाव खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद जो सर्वे एजेंसीज हैं वे एग्जिट पोल दिखा सकती हैं। जैसे एग्जिट पोल सामने आना शुरू हुए, थोड़ी देर के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि भारतीय जनता पार्टी 370, 380 और कुछ एग्जिट पोल्स में 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। और कांग्रेस और उसके घटक दल, उसके साथी, उससे बहुत नीचे रह जाने वाले हैं। यद्यपि इसमें कुछ सवाल उठाए गए थे जिन सवालों को इस वक्त दोहरा लेना भी जरूरी है। नंबर 1, जब आखिरी चरण का मतदान 5:30 बजे तक होना था और उस अवधि में बहुत सारे मतदाता बहुत सारे मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय सीमा में परिसर में आ जाते हैं। जो मतदान केंद्र का जो एरिया है, उन्हें उस परिधि में आने के बाद एक टोकन दिया जाता है। अगर निर्धारित समय में वोट नहीं डाल पाते तो जब तक वे वोट नहीं डाल पाते तब तक मतदान चालू रहता है। यानी जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तब तक भी देश में 57 सीटों पर अलग अलग राज्यों में मतदान चल रहा था। इसके बावजूद सर्वे एजेंसियों ने, जिसमें बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां हैं, उन्होंने अपना दावा परोस कर रख दिया। सारे चैनलों पर जिस तरह के आंकड़े आए, उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो सर्वे एजेंसियां हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, जो बड़े पोलस्टर हैं,
चुनाव विशेषज्ञ माने जाते हैं, वे सारे लोग 1 जून से पहले 31 मई तक इन्हीं चैनलों पर बैठकर ये राग अलाप रहे थे कि इस बार देश में किसी पार्टी की, किसी नेता की कोई लहर नहीं है। और उनका दावा था कि एनडीए, नरेंद्र मोदी का जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, यानी मोदी जी के नेतृत्व में जो जमावड़ा है पार्टियों का, वो बहुमत का आंकड़ा 272 भी बहुत मुश्किल से छू पाएगा। यानी सबको संदेह था कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या उनका गठबंधन एनडीए सरकार बनाने लायक सीटें हासिल भी कर पाएगा। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ 24 घंटे पहले ये भरोसा नहीं था, वे अगले ही दिन 1 जून की शाम को 370, 380, 390, 400 और 401, 405 का आंकड़ा लेकर देश के सामने बैठ गए। मजेदार बात यह हुई कि जब ये सारे आंकड़े सामने आ गए तो अगले 24 घंटे में, यानी 1 जून से लेकर 2 जून की दोपहर बाद तक, इन एग्जिट पोल में जो ढोल की पोल थी उसका खुलासा होना शुरू हो गया। बहुत सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम एक बार फिर उसे याद दिला देते हैं कि इन एग्जिट पोल्स में एक चैनल ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 16 से 19 सीटें मिलते दिखाया, जबकि वहां पर कुल 10 संसदीय सीटें हैं। बिहार में एलजेपी जो पार्टी है वो कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहां उसे 6 सीटों पर, यानी 5 से 6 सीटों पर जीतता हुआ दिखाया गया है। तमिलनाडु में कांग्रेस कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसे 15 सीटों पर जीता हुआ दिखाया गया है। इस तरह से राजस्थान में एक चैनल बता रहा है वहां कुल 25 सीटें हैं, लेकिन उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जाएंगे तो दिखाई देगा कांग्रेस के खिलाफ जो सत्ताधारी दल है, यानी एनडीए और उसका गठबंधन 33 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। यानी जिस राज्य में सिर्फ सीटें 25 हैं, वहां पर एनडीए 33 सीटों पर जीतता हुआ इन आंकड़ों में, इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में दिखा दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब इस पर सवाल को उठे, हम आपको स्क्रीन पर ये सारी चीजें दिखाते जा रहे हैं कि कब कब किस चैनल ने क्या दिखाया, और उसके बाद एक बड़े चैनल ने अगले 24 घंटे के अंदर एआई के जरिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एग्जिट पोल कराया है। और उसमें सीधे सीधे जो चैनल 401 सीटें एनडीए गठबंधन को दिखा रहा था, उसने एकदम सीटें कम करके एनडीए गठबंधन को 315 सीटों पर लाकर पटक दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 24 घंटे पहले जो एनडीए गठबंधन 401 सीटें जीत रहा था इस चैनल और इसके एग्जिट पोल की नजर में, वो अगले ही दिन 24 घंटे से पहले 315 सीट पर सिमट कर रह गया। इन एग्जिट पोल्स को लेकर जिस समय सवाल चल रहे थे, उसी समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत करते में कहा कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। आइए आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी की ये बाइट। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। और यही आत्मविश्वास जो राहुल गांधी ने कल जताया था, आज सोनिया गांधी ने एम करुणानिधि का जो जन्म शताब्दी समारोह आज आयोजित हो रहा है, वहां पर बातचीत, मीडिया से बातचीत करते हुए दोहरा दिया। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, असली नतीजे इसके उलट निकलेंगे। उन्होंने आत्मविश्वास जताया है कि जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं सोनिया गांधी क्या कह रही हैं। मैडम थोड़ा और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, पूरे चुनाव में विपक्षी दलों ने जो शिकायतें की, सत्ताधारी दल के नेताओं के व्यवहार को लेकर, उनके भाषणों को लेकर, उनकी हेट स्पीच को लेकर, उस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो विपक्ष के जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नोटिस जारी किए। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे के थीम सॉन्ग में से
दो शब्दों को हटाने के लिए उन्हें नोटिस दिया, यद्यपि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपने थीम सॉन्ग में से वे शब्द नहीं हटाए। यही ऐसी कुछ वजह हैं जिसके चलते चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर अब तो सत्ताधारी पार्टी को खुद भी संदेह होने लगा है। शायद यही वजह है कि कल 2 जून को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल सदल बल चुनाव आयोग में पहुंचे, मुख्य चुनाव आयुक्त से, चुनाव आयोग के बाकी अधिकारियों से मिले और उन्हें अपनी बातें बताई कि वे चुनाव आयोग से क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षा है। आइए पीयूष गोयल के शब्दों में ही आपको सुनवाते हैं कि वे चुनाव आयोग से क्या कहने गए थे। A delegation of the Bharatiya Janata Party led by the Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji met with the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners to demand and urge the Election Commission to take 4 important steps. One, we have requested the Election Commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that there can be no deviation whatsoever from what has been provided. 2, to ensure the safety and security of the electoral process during the counting and announcement of results, including enhanced monitoring and security measures to prevent any attempts at violence or unrest. 3, to take cognizance of the systematic attempts to undermine the electoral process and take stringent action against those responsible. And 4, issue a public statement affirming the integrity of the electoral process and warning against any attempts to disrupt the democratic process. दूसरी तरफ आपने सुना कि पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मतगणना ठीक से होनी चाहिए। जो चुनाव आयोग पूरे चुनाव में सत्ता का हितैषी बनकर काम कर रहा था, वोटों की गिनती के 2 दिन पहले बीजेपी खुद उसे संदेह की निगाह से देख रही है। तभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य चुनाव आयोग को उसकी भूमिका याद दिलाने के लिए गए थे। और इस बीच कांग्रेस के नेता भी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मिलकर उन्हें बाकायदा आगाह किया है कि वोटों की गिनती ठीक से होनी चाहिए। उसमें कौन कौन से प्रावधान जो निर्वाचन के नियमों में हैं शामिल, उन्हें पूरा कराया जाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और इस बीच इस प्रतिनिधिमंडल के मिलने से पहले कल जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ वो ये हुआ कि चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया था कि जब मतगणना होगी तो मतगणना के एजेंट्स, यानी जो प्रत्याशियों के पोल काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, वे एआरओ की टेबल तक नहीं जा सकेंगे। यानी जो काउंटिंग करने वाले अधिकारी हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह, उनकी टेबल तक काउंटिंग एजेंट्स नहीं पहुंच सकेंगे। जबकि हमेशा से ये व्यवस्था थी कि जब भी वोटों की गिनती होती थी तब प्रत्याशियों के प्रतिनिधि, जिन्हें प्रत्याशी खुद अधिकृत करता है, वे एआरओ की टेबल के पास रहते हैं। उनके सामने वोटों की गिनती होती है। हर राउंड में, हर चरण में काउंटिंग एजेंट को सारी गिनती से अवगत कराया जाता है। फॉर्म 17C से काउंटिंग एजेंट चाहे तो उसका मिलान कर सकता है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर आवाज उठाई, अभिषेक मनु संघवी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन लोगों ने इसको लेकर यहां तक कहा कि अगर काउंटिंग एजेंट को एआरओ की टेबल तक नहीं जाने दिया जाएगा मतगणना के दिन, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस के ऐतराज के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो काउंटिंग एजेंट है, मतगणना की जो एजेंट है, वे एआरओ की टेबल तक पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच एक और नई खबर आ गई है। वो खबर यह है कि चुनाव आयोग ने जो अब तक के दशकों पुराने नियम थे कि जो डाक मतपत्र हैं
वो पहले गिने जाएंगे। जब भी मतगणना शुरू होती है, काउंटिंग शुरू होती है, तो सुबह सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाते हैं। डाक मतपत्र वे मतपत्र होते हैं जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लगे होते हैं और वे मतदान केंद्र पर, अपने मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकते, तो वे डाक के जरिए बंद, सील बंद लिफाफे में अपना मत दे सकते हैं। हमेशा से इन डाक मतपत्रों की गिनती पहले होती आई है, यानी जिस दिन मतगणना शुरू होगी, सुबह सबसे पहले स्ट्रांग रूम खुलने के बाद जब ईवीएम मशीनें आएंगी गिनती के लिए, और वे जो सील बंद लिफाफे हैं डाक मतपत्र के, वे सबके सामने, काउंटिंग एजेंट्स के सामने खोले जाएंगे और सबसे पहले उनकी गिनती होगी। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस बार ये व्यवस्था कर दी है कि डाक मतपत्र सबसे आखिर में गिने जाएंगे, यानी जब ईवीएम से मतों की गिनती पूरी हो जाएगी, उसके बाद डाक के लिफाफे खुलेंगे और उन वोटों की गिनती करके उस गिनती को इस मूल आंकड़े में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने संदेह जताया है कि फैसले को, जनादेश को, लोगों के मतों में जो फैसला सामने आने वाला है उससे बदलने के लिए, उसमें छेड़छाड़ करने के लिए डाक मतपत्रों की गिनती को शुरुआत की बजाय अंत में करने का प्रावधान निर्वाचन आयोग लेकर आया है। इसका विरोध किया है कांग्रेस पार्टी ने। देखना होगा, मतगणना शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं, क्या कल 4 जून को सचमुच में डाक मतपत्रों की गिनती पहले होती है या सबसे आखिर में होती है। और इस बीच, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जिस निर्वाचन आयोग को लेकर देश के आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों को लगातार संदेह बना हुआ है, उसकी भूमिका केंद्र में बैठी सरकार, केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी के पक्षधर की दिखाई दे रही है। उसको लेकर सीएसडीएस ने एक सर्वे कराया है। आप सब जानते हैं सीएसडीएस एक प्रतिष्ठित संस्था है जो इस तरह के सर्वे कराती रहती है लोगों का मूड जानने के लिए, चाहे वो निर्वाचन संबंधी हो या समाज के और मुद्दे हो। तो सीएसडीएस की रिपोर्ट में, उनके सर्वे में ये आंकड़ा सामने आया है कि देश के लोगों में से सिर्फ 28% लोग ऐसे हैं जिन्हें निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भरोसा बचा है। 2019 में भी ऐसा एक सर्वे हुआ था, तब 51% लोग निर्वाचन आयोग की भूमिका को ठीक मानते थे, उस पर भरोसा करते थे। लोगों को लगता था, वोटर्स को, मतदाताओं को ऐसा लगता था कि निर्वाचन आयोग की भूमिका ठीक है, वो अपना काम ठीक से करता है। लेकिन 2019 से 2024 आते आते इन 5 सालों में चुनाव आयोग ने बीच बीच में हुए विधानसभा चुनाव में और अब इस आम चुनाव में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अपनी भूमिका अदा की है, उसको लेकर लोगों का भरोसा उससे टूटा है। अब सिर्फ 28% लोग ये मानते हैं कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका ठीक अदा कर रहा है। शेष बचे हुए 72% लोग ये मानते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है, उसकी भूमिका पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है। इसके बावजूद यही चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है और कल मतगणना भी इसी चुनाव आयोग की निगरानी में होने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ा एक आरोप और सामने आया है। वो आरोप लगाया है कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने जिस दिन एग्जिट पोल हो रहे थे, यानी 1 जून को, उस दिन शाम को यह आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को टेलीफोन करके, कलेक्टर जिला रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं हर संसदीय सीट के, उन्हें फोन लगाकर मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश की है। जयराम रमेश का आरोप है कि गृह मंत्री मतगणना से पहले 150 जिलों के कलेक्टरों को फोन लगाकर उन्हें एक तरह से दबाव में लाने का काम कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। जयराम रमेश के इस आरोप पर अमित शाह या सरकार की तरफ से तो कोई खंडन नहीं आया, कोई प्रतिकार नहीं हुआ, लेकिन देश का चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग कूद पड़ा है और उसने जयराम रमेश को नोटिस भेजा है कि आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, एक्स पर यह आरोप लगाया था कि गृह मंत्री ने 150 कलेक्टरों को फोन किए हैं। इस बारे में अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है, तो आप
24 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के सामने लाकर पेश करें। तो जो चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी की किसी गतिविधि पर कोई सवाल नहीं उठाता, कोई नोटिस जारी नहीं करता, वो एक राजनीतिक आरोप पर सत्ताधारी पार्टी के बचाव के लिए खुद उतर आया है और कह रहा है कि आप सबूत पेश कीजिए कि अमित शाह ने कलेक्टरों को फोन किए थे। कुल मिलाकर मतदान खत्म होने के बाद से आज की तारीख तक एग्जिट पोल के जरिए जो माहौल बनाने की कोशिश की गई है, जानकारों का मानना यह है कि एग्जिट पोल में बढ़े चढ़े आंकड़े बताकर एक तो जनता के मानस पर यह प्रभाव डालने की कोशिश की गई है कि फैसला ऐसा ही आने वाला है जैसा एग्जिट पोल में बताया गया था। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से दावा कर रही थी, अब की बार 400 पार। दूसरा, इस बढ़े हुए आंकड़े के जरिए मतगणना में लगे हुए अधिकारियों, कर्मचारियों और उस पूरे अमले के ऊपर भी एक मानसिक दबाव डालने की कोशिश एडवांस में की गई है, ताकि 4 जून को जब मतगणना शुरू हो तो जितनी सरकारी मशीनरी है, जितने लोग इस काम में लगे होंगे, उनके ऊपर भी एक दबाव रहे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन तो प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाला है। लेकिन इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के बरक्स देश में बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ और चुनावी विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, जिनका मानना यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होंगे। जनता का मूड कुछ और है। जनता के बीच चुनावी मुद्दे वे नहीं थे जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी पूरे 1.5-2 महीने तक चला रहे थे। जनता के बीच मुद्दे महंगाई के थे, बेरोजगारी के थे, महिलाओं के साथ न्याय का मुद्दा था। बहुत सारे वे मुद्दे थे जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। देखना होगा कि कल 4 तारीख को एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं या वे लोग सही साबित होंगे जिनका दावा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन फिलहाल मुख्यधारा के मीडिया ने, सरकार समर्थित पूरे तंत्र ने जनादेश के अपहरण की पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसा कि अब तक लग रहा था, अब निगाहें पूरे देश की और दुनिया की वोटों की गिनती पर लगी रहेंगी और अगर वोटों की गिनती में कुछ गड़बड़ी होती है तो शायद मतदाता पहले की तरह शांत नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।